हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। और दोस्तों, हम आपके पास GS फाउंडेशन के बैच में भारत की जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है भारत के संदर्भ में अपनाई गई, उसे हम लगातार पढ़ रहे, मतलब कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है नहीं। उसमें मैंने आपको कृषि का वाणिज्यीकरण वो कराया, और सेकंड नंबर पर जो ब्रिटिश आर्थिक नीति रही भारत में, जो भारत के पिछड़ेपन का कारण रही। और हमने देखा कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत ही आपके पास एक दरिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी, ये इस जैसी सामाजिक जो समस्याएं थी वो देश में बड़े स्तर पर, मतलब बड़े पैमाने पर थी। और भारत जो है वो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था था। तो हम इतिहास में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था वो क्यों पिछड़ा, क्या कारण उसके रहे। क्योंकि देखो, इतिहास हमें ये सिखाता है कि जो इस समय मौजूदा व्यवस्था है उसके पीछे के क्या कारण थे, क्या आपके पास कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी ब्रिटिश की कि भारत जो विश्व व्यापार में, यानी कि जब ब्रिटेन जब आपके पास आए यहाँ पर, उस समय 1800 जो सन 1800 का दौर था, 18वीं शताब्दी थी, भारत जो विश्व व्यापार में 19.6% की भागीदारी निभाता था, वो 1913 में 1.4 तक कैसे आ गया, ठीक है नहीं। तो ब्रिटिश जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है विऔद्योगीकरण। तो हम जानेंगे कि विऔद्योगीकरण का मतलब क्या है, यानी क्या है विऔद्योगीकरण, उसके प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक रहे, यानी कि भारत में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके पीछे के क्या कारण थे, या क्या किस फैक्टर्स ने जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो परिणाम है कि भारत में जो आपके पास विऔद्योगीकरण हो रहा है उसका परिणाम निकल कर क्या आया। उसमें हम सकारात्मक देखेंगे, सकारात्मक परिणाम क्या निकले, और नकारात्मक देखेंगे। और उसके बाद हम कंक्लूजन को देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला, यानी कि भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया, विऔद्योगीकरण का निष्कर्ष क्या आया। हमने कृषि के वाणिज्यीकरण को देखा कि निष्कर्ष क्या निकल कर आया कि खाद्यान्न की कमी हुई और बारंबारता अकालों की देखने को मिली। और हमने ये भी देखा कि नकदी फसल को ज़्यादा उत्पन्न करने से किसानों में ऋणग्रस्तता बढ़ी, और किसान जो है वो ऋण के जाल में फंसता चला गया, और जिससे क्या हुआ, किसान आत्महत्या भी ज़्यादा बढ़ रही थी आपके पास। और किसान जो भूमि का स्वामी बना दिया गया था वो भूमि का स्वामी न बनकर मजदूर बन गया। तो ये हमने कृषि के वाणिज्यीकरण में देखा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक बार सही से, ठीक है नहीं, कि ब्रिटिश जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें विऔद्योगीकरण। तो विऔद्योगीकरण में पहले हम पढ़ेंगे कि विऔद्योगीकरण क्या है, ठीक है नहीं। तो अगर मैं विऔद्योगीकरण की बात करूं कि क्या है ये, तो भारत में जो परंपरागत उद्योग थे, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित थी। हर जो हस्तशिल्प उद्योग होता है वो जो हाथ का, जिसमें हाथ के दस्तकारी का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है नहीं, जैसे सूती वस्त्र का आपके पास निर्माण है या और अन्य जो हाथ से बनी हुई वस्तु हैं। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्लस हस्तशिल्प उद्योग पर आधारित थी। लेकिन क्या हुआ, और उद्योग भी उस पर बेचते, भारत में कपड़ा उद्योग काफ़ी बड़े स्तर पर, भारत के सूती कपड़ों की मांग विश्व में जो है बड़े पैमाने पर थी, ठीक है नहीं। और आपके पास भारत कश्मीर के जो शॉल है, शॉल बनता है, उसकी डिमांड काफ़ी बड़े पैमाने पर थी। और जूट उद्योग, बंगाल में जूट उद्योग जो है वो अपने जो है महत्व के लिए जाना जाता था उस समय, ठीक है। तो भारत में जो परंपरागत उद्योग हैं, यानी कि हस्तशिल्प उद्योग, उनका पतन हुआ और आधुनिक उद्योगों का निर्माण या विकास नहीं हो पाया। तो अगर आपसे पूछा जाए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो भारत में जो परंपरागत उद्योग हैं उनका तो पतन हो रहा है, और उनकी जगह जो आपके पास मॉडर्न इंडस्ट्री है उसका डेवलप नहीं हो पा रहा। तो अगर किसी देश में परंपरागत उद्योगों का आपको पतन कर दो या हटा दो उन्हें, या विनाश कर दो, और उनके स्थान पर उन उद्योगों की जगह लेने के लिए नए उद्योगों का आपके पास निर्माण ना हो या विकास ना हो, तो ये व्यवस्था कहलाती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण, ठीक है नहीं। विऔद्योगीकरण का मतलब पहले जो उद्योग थे उन्हें हटा दिया गया और उनके स्थान पर नए उद्योग का विकास नहीं हो पाया। जबकि इंग्लैंड में जो आपके पास औद्योगिक क्रांति थी, तो किसी भी देश के डेवलपमेंट का ये सिस्टम होता है
कि जो परंपरागत उद्योग हैं वो हटते चले जाते हैं और उनकी जगह मॉडर्न जो इंडस्ट्री है वो जगह ले लेती है। तो उससे क्या होता है, परंपरागत उद्योगों से जो बेरोजगारी आपके पास बढ़ती है हटने से उनके या उनके जो पतन से, तो वो नए उद्योगों में वो आपके पास रोजगार जनरेट हो जाते हैं। तो उससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पे ये जो ट्रांसफॉर्म होता है तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, ठीक है नहीं, अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन भारत में इसके उलट हुआ, भारत में परंपरागत, जैसे अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य विस्तार किया और भारत में जो देसी रियासतें थी जो हस्तशिल्प उद्योग को आपके पास क्या करती थी, बढ़ावा देती थी, ठीक है नहीं। तो जब आपके पास दो ब्रिटिश अंडर में आई तो ब्रिटेन ने अपनी वहां आर्थिक नीतियों को लागू किया, जिससे क्या हुआ, भारत में जो परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन हो गया और उसकी जगह नए उद्योगों का निर्माण नहीं हुआ। ये व्यवस्था यानी कि परंपरागत उद्योगों का पतन हो जाना और नए उद्योगों का निर्माण ना हो पाना या विकास ना हो पाना, ये व्यवस्था कहलाती है विऔद्योगीकरण। क्या कहलाती है आपके पास, ये जो सिस्टम है क्या है, ठीक है नहीं, तो ये जो व्यवस्था है वो आपकी विऔद्योगीकरण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद विऔद्योगीकरण के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी वो दादाभाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने बताया कि विऔद्योगीकरण भी भारत का कैसे किया जा रहा होता है और भारत का धन कैसे जो है वो बाहर की साइड अंग्रेज मतलब इंग्लैंड में जा रहा होता है और उनकी जो औद्योगिक क्रांति अंग्रेजों की, उसके लिए वो एक खुराक का काम कर रहा होता है, ठीक है नहीं। अब बात आती है कि भारत में मतलब औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया गया, क्या ऐसे कारण थे, क्योंकि भारत में तो भाई शासन तो अंग्रेजों का ही था और इंग्लैंड में भी शासन अंग्रेजों का था। तो एक साइड तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है यानी औद्योगिक क्रांति हो रही है और दूसरी साइड भारत में आपके पास डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जबकि दोनों जगह सरकार जो है वो अंग्रेजों की है, इंग्लैंड में भी और भारत में भी, ठीक है नहीं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अंग्रेज जो है वो कौन से कारण रहे कि उन्होंने भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया या भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, विऔद्योगीकरण किया गया, जबकि सरकार दोनों जगह सेम है। तो पहला जो प्रेरित करने वाला कारक है वो है आपके पास ब्रिटिश विस्तारवादी नीति। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति यानी कि आपके पास जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश का विस्तार होता गया, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता गया, तो भारत की जो देसी रियासतें थीं, जो भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का संरक्षक थी, ठीक है नहीं, जो भारत के हस्तशिल्प उद्योगों की संरक्षक थी देसी रियासतें, वो अब ब्रिटेन के अंडर में चली जा रही हैं, ठीक है नहीं। और जो भारत का हस्तशिल्प उद्योग था, जो अपना सामान रियासतों में बेचते थे, जो हस्तशिल्पी थे भारत के, वो माल तैयार करके उनका खरीदार कौन थी, देसी रियासतें या आपके पास जो भारत के राज्य थे। लेकिन जब उन पर ब्रिटिश अधिकार हो गया तो हस्तशिल्प उद्योगों ने अपने बाजार को खो दिया और जब उन्होंने अपने बाजार को खो दिया आप जानते हो कि आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, अगर आपको बाजार उपलब्ध नहीं होगा तो आपका माल बिक नहीं पाएगा। जब माल बिक नहीं पाएगा तो आप अपनी फैक्ट्री को या आप अपने काम को बंद कर दोगे, ठीक है। सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मान लो मुझसे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है नहीं, लगातार नहीं पढ़ेंगे कितनी मेहनत करने के बाद भी, तो उसके बाद ऑटोमेटिक मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कोई और व्यवस्था देखूंगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हस्तशिल्प उद्योग के जो खरीदार थे देसी रियासतें और भारतीय राज्य या क्षेत्रीय राज्य, उन पर जब ब्रिटिश अधिकार हो गया तो देसी रियासतों ने अपना जो बाजार था वो खो दिया, क्योंकि ब्रिटेन जो ब्रिटिश साम्राज्य था वहां के भारत में जो कंपनी थी उन्होंने अपनी नीतियों को वहां लागू किया, ठीक है। तो भारत में ये भी एक जो है प्रेरित करने वाले कारक रहे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को। प्रेरित करने वाले कारक का मतलब मैंने डाला है प्रेरित करने वाले कारक या ओब्लिक में कारण लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो क्या कारण रहे भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो एक तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया और ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे अंग्रेजों को लाभ हो। उसने हस्तशिल्प उद्योग का जो बाजार था उसे छीन लिया और हस्तशिल्प उद्योग जो है वो पतन की ओर चला गया, ठीक है। दूसरा ये ब्रिटिश द्वारा एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, यानी कि ब्रिटिश द्वारा एक तरफा मुक्त व्यापार जो होता है, जब फ्री ट्रेड होता है तो दोनों साइड से होता है, यानी कि भारत और ब्रिटेन के मध्य अगर फ्री ट्रेड है, एग्रीमेंट है, तो ब्रिटेन भी भारत की वस्तुओं को कोई आयात शुल्क नहीं लगाएगा और
भारत की बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनके लिए अपना बाजार खोलेगा ब्रिटेन, और भारत भी कोई आयात नहीं लगाएगा ब्रिटेन की वस्तुओं पर और उनके लिए अपना मार्केट खोलेगा। लेकिन यहां पर बात की जा रही है एक तरफा की। एक तरफा का मतलब भारत से जो सामान जाएगा ब्रिटेन में, जो यहां से निर्यात होगा उस पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन ब्रिटेन से जो यहां आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भारत की वस्तुएं जब ब्रिटेन जाएंगी तो उन पर टैक्स लगने के बाद वो और महंगी हो जाएंगी ब्रिटेन की वस्तुओं के मुकाबले। तो लोग कौन सी वस्तु खरीदेंगे? ब्रिटेन की खरीदेंगे ऑब्वियसली, भारत की वस्तु को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो महंगी है। और ब्रिटेन की वस्तु जब भारत आएगी और उस पर आयात शुल्क नहीं लगा हुआ होगा तो वो सस्ती हो जाएगी भारत की वस्तुओं से, ठीक है नहीं? मतलब एक साइड तो ब्रिटेन की दोनों जगह वस्तु सस्ती हो रही है। भारत की वस्तु जाएगी ब्रिटेन में, आयात शुल्क लगेगा, जो पेन 5 रुपए का है उस पर 2 रुपए अगर टैक्स लग गया तो 7 रुपए का बिकेगा। और ब्रिटेन में ही पेन बन रहा है आपके पास 5 रुपए में, तो लोग 5 वाला खरीदेंगे ना, सेम जब पेन है तो आपके पास। और ब्रिटेन का जो पेन है वो आपके पास आ रहा है, भारत में अगर पेन बनाने की कीमत आ रही है 3 रुपए और ब्रिटेन में आ रही है 2 रुपए आपके पास, तो ब्रिटेन का जो पेन भारत में आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो वो आके 2 रुपए में बेच रहे हैं। और हमारे यहाँ कितने बिक रहा है? 3 में, तो हमारा वैसे भी नहीं खरीदेंगे लोग। मतलब दोनों ओर से भारत का लॉस किया गया। तो ये आपके पास प्रेरित करने वाले कारक थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, या कारण थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, कि भारतीय माल पर तो आयात शुल्क बढ़ाया गया ब्रिटेन में, लेकिन भारत में ब्रिटेन के माल पर कोई भी शुल्क नहीं लगा, या ये कहें एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया गया, ठीक है नहीं? ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयकर से बाह्य बाजार की समाप्ति हो गई। यानी कि आपके पास ये मुक्त व्यापार की नीति थी 1813 में आई है। अब आपके पास ब्रिटेन के यहाँ पर उन लोगों को भी अधिकार दे दिया गया भारत के साथ व्यापार करने का। ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर आयात लगा, जब ज्यादा आयात लगा और हमारी वस्तु लगातार महंगी बिक रही ब्रिटेन में और उनमें कोई खरीदार नहीं मिल रहा, तो बाह्य बाजार क्या हो गया? भारतीय वस्तुओं के लिए समाप्त हो गया। और जब भारत की वस्तु के लिए बाह्य बाजार समाप्त हो गया तो फिर बताइए आप, प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना प्रोडक्शन। जब माल बिकेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन क्या करेंगे? तो ये जो हस्तशिल्प उद्योग थे, ये जो प्रोडक्शन होता था सूती वस्त्रों का, इनका जब वहां पर ज्यादा आपके पास आयात मतलब महंगा बिकेगा सामान, तो ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इनका माल ही नहीं बिकेगा, तो ऑब्वियसली वो उद्योग क्या चला जाएगा? पतन की ओर चला जाएगा। तो पहला प्रेरित कार्य था ब्रिटिश विस्तारवादी नीति। और ब्रिटेन ने जब साम्राज्य पर आपके पास अधिकार कर लिया तो ऐसी नीतियां लागू की जिससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भारत में आपके पास इंटेंसिटी मिली या तीव्रता हुई आपके पास, या भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेरित हुआ। उसके बाद एक तरफा मुक्त व्यापार की व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि इंग्लैंड के सामान पर भारत में कोई शुल्क नहीं लगेगा और भारतीय सामान पर इंग्लैंड में आयात शुल्क लगेगा। तो उससे क्या होगा? भारतीय वस्तु ब्रिटिश बाजारों में महंगी हो जाएंगी और भारतीय वस्तु को कोई नहीं खरीदेगा, और जब नहीं खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली भारतीय उद्योग क्या हो जाएंगे? बिना मतलब पतन की ओर चले जाएंगे। और ब्रिटिश वस्तुओं पर जब भारत में टैक्स नहीं लगेगा, वो सस्ती हो जाएंगी, तो भारत की वस्तु घरेलू स्तर पर भी नहीं खरीदी जाएंगी, ना ही बाह्य स्तर पर खरीदी जाएंगी। जब भारत की वस्तु पर उच्च आयकर लग रहा है तो उससे उसका बाह्य बाजार जो है वो समाप्त हो गया, जिससे उद्योग जो थे हस्तशिल्प उद्योग वो पतन की ओर चले गए और भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया और तीव्र हुई। फिर ब्रिटिश शिक्षा नीति, ब्रिटेन ने ऐसी शिक्षा नीति को अपनाया जिससे एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसका रुझान और दृष्टिकोण ब्रिटिश था। ब्रिटेन ने जो शिक्षा नीति भारत में लागू की उसका माध्यम है अंग्रेजी रखा और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि रंग रूप में तो भारतीय है, लेकिन उसकी जो सोच है, उसका जो रुझान है वो ब्रिटिश है, ठीक है नहीं? रंग जैसे मान लो सपोज करो मैंने टी शर्ट है, ठीक है, भारतीय पहना हुआ धोती कुर्ता होता था उस समय पर। अब ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट या तो आपके पास इंडिया में बन रही है, अब तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन में आपके पास जो भारतीय उस समय शिक्षित वर्ग था उन्हें पढ़ाई वो इस टाइप से गया कि उनका रंग रूप भले इंडियन था, लेकिन वो जो मानसिकता थी वो अभी भी जो है वो ब्रिटेन वाली थी। मतलब भारत का जो आपका परंपरागत पोशाक था वो उसे ना पहनकर ब्रिटेन के जींस टी शर्ट मतलब जो विदेशी कपड़े हैं उनका वो ग्राहक बन गया। तो भारत में जो उन ब्रिटिश
जो प्रोडक्ट थे कपड़े या अन्य, उनकी डिमांड को भारत में उन्होंने क्रिएट किया, ठीक है नहीं। और भारतीय जो वर्ग था वो भारतीय वस्तुओं का आपके पास ग्राहक नहीं बना, जबकि वो ब्रिटेन की वस्तुओं का ग्राहक बना, क्योंकि उसे शिक्षा ऐसी दी गई, उसका दृष्टिकोण ऐसा हुआ। तो ब्रिटेन की शिक्षा नीति ने भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि वस्तु या कहीं भी आपके पास व्यापार जब ही होता है जब डिमांड बढ़ती है। कहीं डिमांड होगी तभी तो वहां वस्तु की खपत होगी। तो भारत में एक ऐसा वर्ग खड़ा किया गया जो ब्रिटिश वस्तुओं की मतलब आपके पास ग्राहक था, या ब्रिटिश वस्तुओं की डिमांड जो आपके पास सप्लाई थी उसके लिए डिमांड क्रिएट करता था, ठीक है नहीं। उसके बाद रेलवे का विकास, ये प्रेरित करने वाले कारण हैं। प्रेरित करने वाले कारण का मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में जो हो रहा है उन्हें प्रेरित किसने किया, धक्का किसने दिया। तो ये सारे कारण हैं आपके पास मतलब भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के। रेलवे का विकास, तो अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया, ठीक है, तो उनके अपने कारण रहे, वो भी उपनिवेशिक हितों के से संचालित होकर किया। क्यों? क्योंकि रेलवे के विकास ने क्या हुआ क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है, अब उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता है। तो कच्चा माल कहां से आएगा? भारतीय उपनिवेश से। तो रेलवे ने कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत का कच्चा माल कहां चला गया? ब्रिटेन में। और तैयार माल कहां आया? भारत में। और इस टाइप से जो है भारतीय कच्चा माल ब्रिटेन गया, वहां से तैयार माल से भारतीय बाजार आट दिए गए। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारतीय जो वस्त्र थे, भारतीय जो उद्योग थे, वो ब्रिटेन की जो मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण क्रांति हुई वहां पर, उसके मुकाबले बहुत पिछड़ गया, ठीक है नहीं। तो रेलवे ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि रेलवे ने दूर दराज के इलाकों से कच्चा माल को लाकर बंदरगाहों तक पहुंचाया, जिससे ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति की जो रॉ मटेरियल था, कच्चे माल की पूर्ति हुई। तो वहीं रेलवे ने तैयार माल को भारत के दूर दराज इलाकों में भी पहुंचाकर क्या हुआ, भारतीय जो मतलब दूर दराज के इलाके भी थे वो भी ब्रिटिश सामान से, वो बाजार जो थे दूर दराज के वो भी ब्रिटिश सामान से आट दिए गए, यानी कि आपके पास ब्रिटिश सामानों की वहां भरमार कर दी गई, ठीक है नहीं। जिससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश जो औद्योगिक क्रांति थी उसे फायदा हुआ, जबकि भारत का जो लोकल मार्केट था, भारत का जो लोकल उद्योग थे, उन्हें नुकसान हुआ, ठीक है। क्योंकि भारत में हस्तशिल्प उद्योग ज्यादा फेमस था, तो हाथ से बनाई हुई वस्तु जो है वो महंगी होती थी, जबकि मशीन से बनाई गई वस्तु सस्ती होती थी। तो लिहाजा लोग सस्ती वस्तु को खरीदते थे, ठीक है नहीं। तो ब्रिटिश रेलवे ने दो ही काम किए, कच्चे माल को कहां तक पहुंचाना, आपके पास बंदरगाहों तक, और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाना दूर दराज के। और एक और काम किया, सेना के आवागमन में वृद्धि की। कहीं भी आपके पास ब्रिटिश का विरोध होता था तो वहां पर सेना को तीव्रता से पहुंचाकर ब्रिटिश विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देता था रेलवे। तो रेलवे का जो विकास किया अंग्रेजों ने, वो भारतीयों के हित के लिए नहीं बल्कि अपने ही औपनिवेशिक हित को आगे बढ़ाने के लिए किया। अब आपके पास आता है एक कारण ये रहा, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र जूट उद्योग आदि उद्योगों का विकास न होना, कि अंग्रेजों ने केवल उन्हीं उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करते थे। क्योंकि सूती उद्योग, जूट उद्योग भारत में काफी बड़े स्तर पर जो है एक उन्नत उद्योग था, तो और काफी फेमस था, बहुत सारा मतलब रोजगार इसमें पैदा होता था। और भारतीय सूती कपड़े की विदेशों में बड़ी डिमांड थी। तो अंग्रेजों ने सूती वस्त्र में या जूट उद्योग में इन्वेस्ट नहीं किया कभी भी, और ना ही से प्रोत्साहन दिया। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के कपड़ों से, सूती वस्त्र भारत के अंग्रेजों के बने हुए जो तैयार माल थे कपड़े, उनसे प्रतिस्पर्धा करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने सूती वस्त्र उद्योग का और जूट उद्योग का विकास पे ध्यान दिया ही नहीं, और जबकि सबसे ज्यादा रोजगार ये उद्योग देते हैं। तो जब इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इन उद्योगों को जब प्रोत्साहन नहीं मिला, इन्हें इंसेंटिव नहीं दिए गए, तो ये उद्योग जो है पतन की ओर चले गए। और चूंकि ये उद्योग ज्यादा रोजगार प्रदान करते थे, तो जब इन उद्योगों का आपके पास पतन हुआ तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी भारतीय जनसंख्या बेरोजगार हो गई। और कृषि पर जो है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या थी ज्यादा भारत में उस समय, और कृषि पर आपके पास जनसंख्या का बोझ बढ़ गया, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद एक आता है चार्ल्स वुड घोषणा।
चार्ल्स वुड जो है वो घोषणा की गई आपके पास चार्ल्स वुड द्वारा। उन्होंने कहा कि जितना भी भारत में सरकारी काम होगा उसके लिए कागज अब कहां से खरीदा जाएगा, ब्रिटेन से। तो जब आपके पास ये घोषणा कर दी गई सरकार के द्वारा कि सरकारी कार्यों के लिए कागज कहां से खरीदा जाएगा, ब्रिटेन से, तो ऑटोमेटिकली भारतीय जो कागज उद्योग था वो पतन की ओर चला गया। ठीक है नहीं, जब सरकारी कार्यों में कागज का यूज होगा ही नहीं तो भारत में जो कागज उद्योग का तो कागज खपाएगा कहाँ, विदेश भेजेगा तो टैक्स लग जाता है। घरेलू स्तर पर अंग्रेजों ने नीति लागू कर दी। तो कुल मिला के आप अपनी फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दीजिए। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों द्वारा ये काम किया गया भारतीय उद्योगों के संदर्भ में। ठीक है नहीं, तो ये हमने आपके पास प्रेरित कारक देखे या कारण देखे जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को क्या किया, ये डिसेंट्रलाइजेशन को धक्का दिया आगे। ठीक है नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन के को होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब बात आती है कि जब डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ये वो कारक रहे भारत में जिन्होंने डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी विउद्योगीकरण को बढ़ावा दिया। अब बात आती है कि जब भारत का विउद्योगीकरण हो रहा है तो उसके कुछ तो परिणाम आए होंगे। तो हम बात करेंगे अब परिणामों की, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में कुछ अच्छे परिणाम होते हैं, नकारात्मक में आपके पास नेगेटिव मतलब परिणाम होते हैं, और फिर हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अगर मैं सकारात्मक परिणाम की बात करूं तो हस्तशिल्प उद्योगों का जैसे आपके पास पतन हुआ तो उससे आधुनिक उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब आपके पास अर्थव्यवस्था का ट्रांसफॉर्म होता है कि अर्थव्यवस्था परंपरागत अर्थव्यवस्था से मॉडर्न अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है तो परंपरागत उद्योग आपके पास समाप्त होते चले जाते हैं और उनकी जगह नए उद्योग वो लगने लगते हैं। भारत में भी ऐसे ही हुआ कि परंपरागत जो उद्योग हैं, हस्तशिल्प उद्योग, वो समाप्त हो रहे हैं, पतन हो रहा है उनका, और नए उद्योग लगने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही भारत में कि नए उद्योग की स्थापना पर बल नहीं दिया गया या नए उद्योग स्थापित ही नहीं किए गए। यानी कि पुराने उद्योग तो खत्म कर रहे हो लेकिन उनकी जगह नए उद्योग अगर लग रहे हैं तो ठीक है, अर्थव्यवस्था का ट्रांसफॉर्म होता ही ये है। लेकिन नए उद्योग बिल्कुल लग नहीं रहे, पुराने भी समाप्त कर दिए, नए लगाए नहीं, तो क्या हुआ, भारत का डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन व्यापक स्तर पर हुआ। तो सकारात्मक परिणाम तो यही हुआ कि अगर भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो रहा है तो उससे नए उद्योग के निर्माण के लिए, विकास के लिए एक मार्ग खुल रहा है। लेकिन भारत में ये किया नहीं गया, जबकि अर्थव्यवस्था में ये होता है कि पुराने उद्योग आपके पास समाप्त होते जाते हैं और उनकी जगह नए उद्योग लेते जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन भारत में ये हुआ तो सही, मार्ग तो बना, लेकिन उस मार्ग को कंप्लीट नहीं किया गया। ठीक है, एक दूसरा सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि भारत में एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ जिसकी आलोचना के द्वारा भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। यानी कि दादाभाई नौरोजी जैसे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ जिसने ब्रिटेन की मतलब आपके पास धन के निकासी के सिद्धांत को दिया, ब्रिटेन के विउद्योगीकरण को गलत ठहराया और कहा कि भारत में लूट का राज चल रहा है। ठीक है नहीं, कृषि के वाणिज्यीकरण को गलत ठहराया। तो एक ऐसा वर्ग उदय हुआ जिसने ब्रिटेन की ये जो धन निकासी का डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन है या आपके पास कृषि के वाणिज्यीकरण की इन व्यवस्थाओं को उजागर किया जनता के सामने। और जब जनता के सामने उजागर किया तो भारतीयों के मन में जो है एक राष्ट्र प्रेम की यानी कि एक राष्ट्र चेतना का प्रसार हुआ कि अंग्रेज जो है वो भारत का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज ब्रिटेन में भी थे, अंग्रेज भारत में भी थे, दोनों शासन अंग्रेजों का ही था, लेकिन वो भारतीय शासन अलग है और इंग्लैंड का शासन अलग है। ठीक है नहीं, क्योंकि ये लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग था ये इंग्लैंड पढ़कर आया था, इन्होंने वहां के अंग्रेजों के शासन को देखा और भारत में अंग्रेजों के शासन को देखा, इसलिए इन्होंने भारतीय जो अंग्रेजों की जो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी भारत के संदर्भ में उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया, उनकी आलोचना की पत्रों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से। तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास को मदद मिली। तो वहीं रेलवे के विकास ने क्या हुआ, रेलवे के विकास ने भारतीयों के मध्य सामाजिक दूरी को कम किया, जिससे उनके द्वारा एक ही शोषणकारी व्यवस्था की पहचान उजागर हुई। यानी कि अब रेलवे क्या काम कर रहा है,
दक्षिण भारत का व्यापारी उत्तर भारत में आके व्यापार कर रहा है, उत्तर भारत का व्यापारी दक्षिण भारत में व्यापार कर रहा है, लोगों का आवागमन बढ़ रहा है रेलवे के माध्यम से, लोग घुल मिल रहे हैं, लोगों के मध्य अलगाव की स्थिति दूर हो रही है। अब उत्तर का व्यक्ति ये भी देख रहा है कि दक्षिण में भी अंग्रेजों का शासन है, तो एक प्रकार से भारत जो एक अखंड भूखंड था, ठीक है नहीं, लोगों के मन में एक मतलब ये एक बात निकल कर आ रही है कि हम सभी भारत के एक मतलब निवासी हैं और एक शोषणकारी व्यवस्था अंग्रेज यहाँ भी नॉर्थ इंडिया में भी शोषण कर रहे हैं, साउथ में भी कर रहे हैं। आपके पास पाकिस्तान का जो एरिया वो भी भारत का पहला पार्ट था, वहां भी शोषण, यानी शोषणकारी जो व्यवस्था है हर जगह वो अंग्रेजी है। तो रेलवे ने क्या काम किया, लोगों के मध्य सामाजिक दूरी को कम किया। अब लोग घुल मिले, लोगों को पता चला कि भाई हम भी इधर ब्रिटिश भारत के अंडर में हैं और उधर भी ब्रिटिश भारत के अंडर में हैं, तो भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वहीं एक शोषणकारी व्यवस्था, यानी कि हर पूरे सभी लोगों की एक ही शोषण व्यवस्था कर रही है आपके पास, वो कौन कर रही है शोषण, वो ब्रिटिश सरकार। तो सभी लोगों के मध्य एक अपने कॉमन जो दुश्मन है उसकी पहचान उजागर हुई, जिससे आने वाले समय में जो राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण मतलब उसने एक काम किया, ठीक है नहीं। क्योंकि जब हमें यह पता चल गया कि शोषणकारी व्यवस्था एक ही है ब्रिटिश, और हम सब जो है उनके ही द्वारा शोषित किए जा रहे हैं, तो ब्रिटिश के मन में फिर लोगों के मध्य मन में एकजुटता आई ब्रिटिश के विरोध में, ठीक है नहीं। और भारत के एकीकरण में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सकारात्मक परिणाम निकले कि यानी कि जो अंग्रेजों ने कदम उठाए उसके क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट रहे। अब बात करेंगे निगेटिव रिजल्ट की। तो निगेटिव रिजल्ट की बात करें, जब हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ उससे क्या हुआ, जो हस्तशिल्प उद्योग में लोग लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए। तो ग्रामीण जो गांव की ओर पलायन हुआ लोगों का, और कृषि खासकर गांवों में की जाती है, और भारतीय जो आपके पास लोग थे ज्यादातर उस समय कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। तो जब ये लोग बेरोजगार होकर गांव गए तो उससे क्या हुआ, कृषि पर दबाव बढ़ा, कृषि पर निर्भरता बढ़ी, जिसका परिणाम ये हुआ ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अब आपके पास कृषि तो भूमि बढ़ी नहीं, जबकि लोगों की निर्भरता उस पर बढ़ गई। उससे क्या हुआ, ग्रामीण गरीबी सामने आई, यानी कि जहां पर आपके पास 2 लोग काम में 10 लोग लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिक ही गरीबी मिलेगी। और फिर बेरोजगारी सामने आई, क्योंकि जो हस्तशिल्प उद्योग है वो पतन हो गया उनका, और जनसंख्या गांव की ओर आई और कृषि पर बोझ बढ़ा, जिससे गांव में गरीबी, बेरोजगारी जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनमें वृद्धि हुई। तो वहीं कृषि के वाणिज्यीकरण से, अंग्रेजों ने आपके पास कृषि का वाणिज्यीकरण किया था, उससे क्या हुआ, किसान जो नकदी फसल को उगाने के लिए साहूकारों से ऋण लिया किसानों ने, तो उससे वो ऋण टाइम पर नहीं चुका पाए या फसल बर्बाद हो गई, तो वो ऋण जाल में फंस गए। ऋण जाल में फंसने से उनमें ऋणग्रस्तता बढ़ी और उनका जो जीवन है वो बहुत ही जो है दयनीय हो गया। तो वहीं नकदी फसल को ज्यादा तवज्जो देने के द्वारा, यानी कृषि के वाणिज्यीकरण के द्वारा नकदी फसल को ज्यादा उगाया गया, ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को प्रमोट किया गया नकदी फसल को। उससे क्या हुआ, खाद्यान्न की कमी हो गई भारत में, यानी कि गेहूं चावल उस स्तर पर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि नकदी फसल को सरकार प्रमोट कर रही है। उसका प्रभाव क्या हुआ कि जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा हुई या कोई भी आपके पास ऐसी घटना घटी, उससे अकालों की बारंबारता बढ़ गई, यानी कि बार बार अकाल आने लगे, ठीक है नहीं, यानी कि आपके पास भूखमरी से लोग मरने लगे किसी प्राकृतिक आपदा के समय, ठीक है नहीं। तो कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या हुआ, एक तो किसान ऋणग्रस्त हुआ, गरीबी बढ़ी किसान में, और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। तो वहीं खाद्यान्न की कमी के कारण अकालों की बारंबारता में वृद्धि हुई। तो वहीं हस्तशिल्प उद्योगों की क्षतिपूर्ति आधुनिक उद्योगों द्वारा नहीं की गई। नकारात्मक परिणाम यह हुआ इसका ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का कि हस्तशिल्प उद्योग अगर पतन हो रहा है तो उनकी जगह आधुनिक उद्योगों को आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भारत का जो सन 1800 में भारत का जो औद्योगिक उत्पाद में हिस्सेदारी थी वो उस समय 19.6 थी। कितनी थी? 19.6। यानी कि भारत की हिस्सेदारी सन 1800 में वैश्विक व्यापार में 19.6% थी। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति का यह परिणाम निकला
कि वो भारत की हिस्सेदारी 1913 में आकर मात्र 1.4% रह गई। यानी भारतीय जो उस समय व्यापार फल फूल रहा था, भारत विश्व व्यापार में जो लगभग 20% की हिस्सेदारी रखता था, वो भारतीय व्यापार सन 1913 में मात्र 1.4 रह गया। अब तुम ये लगा लो कि कितना बड़ा जो है ये नीतियों ने जो है भारत के सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर नकारात्मक परिणाम रहे। अब बात करेंगे कि रिजल्ट क्या निकल कर आया, निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पारंपरिक ढांचा विनाश हो गया। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पारंपरिक ढांचा था, भारतीय अर्थव्यवस्था हस्तशिल्प उद्योग और कृषि पर आधारित थी। तो भारतीय जो इकोनॉमी थी हस्तशिल्प उद्योग और कृषि पर, कृषि से कच्चा माल मिलता था, हस्तशिल्प उद्योग द्वारा प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे और फिर वो यूरोप के बाजारों में बेचे जाते थे जहां पर उनकी डिमांड बहुत थी। ठीक है नहीं, और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता था। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने, यानी कृषि के वाणिज्यीकरण ने, विऔद्योगिकरण ने और अन्य नीतियों ने क्या हुआ, भारत का जो व्यापार का या अर्थव्यवस्था का पारंपरिक ढांचा था, यानी हस्तशिल्प उद्योग को खत्म कर दिया, कृषि का नगदीकरण कर दिया, वाणिज्यीकरण कर दिया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो दो पिलर थे वो दोनों उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पारंपरिक ढांचे का विनाश हो गया। तो एक तो निष्कर्ष ये निकल कर आया इनकी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का। दूसरा निष्कर्ष ये निकल कर आया कि भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया और तैयार माल का आयातक बन गया। यानी कि भारत जो विश्व व्यापार में 20% की हिस्सेदारी रखता था, अब वो देश केवल ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल का निर्यातक बन गया और ब्रिटिश औद्योगिक जो मशीनीकरण से जो वस्त्र बने, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहां जो डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री से वस्त्र बने, उस तैयार माल का भारतीय जो है एक व्यापार बाजार के रूप में सामने आया। यानी कच्चे माल का आपका निर्यातक हो गया भारत से केवल कच्चा माल एक्सपोर्ट होता था और तैयार माल आके भारत में बिकता था। तो भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया, जिससे क्या हुआ, भारत में निर्धनता बढ़ी, पिछड़ापन बढ़ा और भारत एक पिछड़े देश के रूप में सामने आया। यानी कि जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत एक निर्धन, दरिद्र और पिछड़े देश के रूप में सामने आया और पिछड़ापन उसका सर्वप्रमुख अभिलक्षण बन गया। यानी कि भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, वो देश अब वो पिछड़ा आपके पास, मतलब निर्धनता और पिछड़ापन उसका एक महत्वपूर्ण जो है मतलब जिससे भारत एक निर्धन और जिससे भारत जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था वो एक निर्धन और पिछड़े हुए देश के रूप में सामने आया और निर्धनता और पिछड़ापन उसका एक सर्वप्रमुख अभिलक्षण बन गया, उसकी विशेषता बन गई। अभिलक्षण का मतलब उसकी विशेषता बन गई। तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अब एक गरीब और पिछड़े देश के रूप में सामने आया और ये निर्धनता और पिछड़ापन, गरीबी, ऋणग्रस्तता उसका एक विशेषता बन गई। ठीक है नहीं, तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का जो निष्कर्ष निकला वो ये निकल कर आया। तो दोस्तों मैंने आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रिटिश आर्थिक नीति में विऔद्योगिकरण को मैंने आपको समझाया। कृषि के वाणिज्यीकरण को मैं पहले लेक्चर में जो 11 था उसमें समझा चुका हूं। अब एक आपके पास और रह जाएगा कि भारत में सीमित उद्योगों का विस्तार किया गया। ठीक है नहीं, उसके बाद अपनी जो आर्थिक नीति है वो कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम उस पर एक मतलब एनालिसिस करके एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कहीं भी अगर आर्थिक नीतियों से क्वेश्चन आएगा, ठीक है नहीं, कहीं भी आर्थिक नीतियों से क्वेश्चन आएगा तो आप उन्हीं पॉइंटों को लिख लेंगे। यानी कि ओवरऑल रिव्यू करेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का सारांश क्या रहा। तो वो आपके पास जो मटेरियल होगा वो वन लाइनर की फॉर्म में मैं आपको कराऊंगा। तो उससे क्या होगा कि कहीं भी आर्थिक नीति का प्रभाव आए या ब्रिटिश की कहीं भी जो भू राजस्व व्यवस्था में भी 2-4 उसमें से मटेरियल यूज कर सकते हैं पॉइंटों को, और आर्थिक नीति में तो यूज कर लेंगे। कहीं भी इंटरव्यू में आपसे पूछें कोई भी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव या क्वेश्चन में कहीं भी लिखना पड़े तो उन क्वेश्चन को आप आराम से उन पॉइंटों को लिख लोगे। और ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं ये अपने आप में क्वेश्चन है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, क्या है, प्रेरित करने वाले कारक, सकारात्मक, नकारात्मक और निष्कर्ष। मैंने आपको ऐसा करा दिया, अगर आपका पेज लंबा है इस टाइप से तो नहीं आ रहे हो तो आप पहले लिखो क्या है ये डाल दो, फिर दूसरा हेडिंग लिखो ये, तीसरा हेडिंग ये, चौथा ये। ठीक है नहीं, तीसरे हेडिंग में परिणाम में सकारात्मक परिणाम फिर नकारात्मक परिणाम, इस टाइप से आपको लिखना है।
ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहाँ तक ही, आज का अपना लेक्चर यहाँ तक ही। और कल हम जो है सीमित उद्योगों का विकास लाएंगे और उसके साथ जो भी अगर दूसरा टॉपिक होगा तो वो जोड़ दिया जाएगा। तो इसी टाइप से अपना जो सिलेबस है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। बस आपको अच्छे से लिखना है, नोट्स बनाने हैं। और एक बुक मैंने आपको बताया है कि स्पेक्ट्रम की बुक ले लेना, और कोई भी मटेरियल आपको लेने की जरूरत नहीं है, किताबों का बोझ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स पर्याप्त हैं, इसी का बार बार रिवीजन करना है। प्री और मेंस कहीं भी आपसे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं जो टॉपिक लाता हूं ये प्री मेंस दोनों के मिक्स करके लाता हूं। ठीक है नहीं, तो ये आपको जो है करते रहना है। अपना जो फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस दोनों की हम तैयारी करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।